वेलकम फ्रेंड्स। एक अति महत्वपूर्ण सामयिक विषय पर वीडियो लेकर आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं और ना जाने क्यों अचानक मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया, गीता के एक श्लोक से ही आज की बात को प्रारंभ करूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का सार है। मित्रों, हम सब डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं। वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां लोकतंत्र सर्वोपरि होता है और लोकतंत्र किसी भी शासन पद्धति में सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति कही गई है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का जो शासन होता है वही डेमोक्रेसी कहलाता है। लेकिन उसके साथ राजनीति शास्त्र में एक दूसरी पंक्ति भी कही गई है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। यदि हम वोट देकर घर में आके बैठ जाएंगे, डेमोक्रेसी एक ना एक दिन असफल होकर, अनसक्सेसफुल होकर, डिस्ट्रॉट होकर विनाश के कगार पर जा सकती है। मित्रों, किस प्रकार की यह विचित्र डेमोक्रेटिक पोजीशन से हमारा देश गुजर रहा है। जनता वोट देती है, जनता से हम एक दल के मैनिफेस्टो पे वोट मांगते हैं, जनता हमको जिताती है, 10 दिन बाद हम उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या यही डेमोक्रेसी की सही परिभाषा है? कहा गया है कि जब साम्राज्यवाद की भूख जागती है बहुत बुरी होती है, और यही भूख मुगलों में थी। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि मुगलों में यह साम्राज्यवाद की भूख ना होती तो शायद उन्होंने इतनी भारतीय संस्कृति का विनाश ना किया होता। यही साम्राज्यवाद की भूख आज कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जो भी राजनीतिक दल चुनाव हार जाए, उसके एमपी और एमएलए को तुरंत पैसा देकर खरीद दिया जाए। क्या आपके मन में एक पीड़ा, राष्ट्र के प्रति संवेदना या भारत माता के प्रति संवेदना उत्पन्न नहीं होती? क्या यह सही डेमोक्रेटिक, व्हाट शुड आई से, डेमोक्रेटिक क्राइटेरियाज की परिभाषा है कि तुरंत दल बदल करवा के जितने एमपी हो सके हम अपने दल में शामिल कर लें? साम्राज्यवाद की यह भूख पिछले 2-3 महीने में और बढ़ी है। कारण जो महिला आरक्षण भी, जो पूरी तरह से इलीगल था, असंवैधानिक था, एक बार पास हो चुका था पहले 2023 में, जब दोबारा लाया गया, विपक्ष की एक बात होने से वो महिला आरक्षण विरोधी गिरा। तब से सरकार को लगा येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, जो भी नीति हो उसको अपनाकर 2/3 मेजोरिटी कर ली जाए। 2/3 की मेजोरिटी में हम इतने धृतराष्ट्र बन चुके हैं कि पैसे के बल पर हम एमपी को खरीदते जाते हैं, और उससे ज्यादा बेशरम हमारे देश के वो एमपी हैं जो पैसा लेकर दल बदल कर इस देश की गरीब जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। कहा जाता है ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात किन पे लागू होनी चाहिए आप स्वयं समझ जाइएगा। परमात्मा का एक डर होना चाहिए। यदि आप सीमा से आगे निकलकर अत्याचार करेंगे तो शायद परमात्मा की ऐसी लाठी बरसे कि आपको उसकी आवाज कभी भी सुनाई ना देगी। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश का ही ये एक भव्य उत्सव था जब राम जन्मभूमि पे भगवान राम, कहा जाता है कई सालों में टेंट में रहने के बाद भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए थे। होना तो ये चाहिए था, जब राम मंदिर का गुंबज पूरा होता, मंदिर पूर्णता की ओर पहुंचता, तभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह करा जाता है, और वही होना चाहिए था। ना जाने कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें तुरंत प्राण प्रतिष्ठा समारोह करके चारों शंकराचार्य जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उनको दरकिनार करके हमने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। लोगों में आरोप लगाए आप राम मंदिर नहीं गए, मैं राम मंदिर होके आ गया। यानी राम मंदिर जाना, आप अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेना। आप जितने भी, यदि आपने 1000 10,000 वध किए हैं
और भगवान राम के चरणों में चले जाएंगे, शायद आपको पापों से मुक्ति मिल जाए। ये बात सही है, राम में जन जन की आस्था है, मेरी भी अपार आस्था है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन क्या भगवान राम के मंदिर में शुरू से ही इतनी अनियमितता है, इरेगुलरिटीज हो रही हैं? क्या यूपी सरकार को, क्या केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं था? ये सार्वजनिक हो चुका था। राम मंदिर के निर्माण के समय 3 करोड़ की जमीन खरीदकर 24 करोड़ में बेची गई थी। देश की जनता चुप थी, इसलिए सरकार भी आनंद लेते हुए पैसे बनाने का काम कर रही थी। राम मंदिर बनने के बाद कितने घोटाले सामने आए हैं, कितने जहरात जो भगवान राम के नाम पे चढ़ाए गए हैं, कहां चले गए? अभी उसकी एसआईटी जांच कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और उनको कहा गया है, जो चंपत राय जी बंसल है, चंपत राय जी बंसल मुख्यमंत्री से दूरी बना के रखें। भगवान राम के मंदिर में इस प्रकार का कुकृत्य करना क्या लज्जाजनक नहीं है? भगवान से कम शर्म कर लेते, भगवान का डर तो कम से कम रख लेते। यदि हमारे देश के राजनेताओं की दृष्टि में ये जो कुछ अनियमितताएं हुई हैं थी और वो शांत बैठे रहे, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। और इसका दंड भगवान राम ऐसा देंगे कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भगवान राम के मंदिर में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये समय के आने वाले प्रश्न ही बताएंगे, समय काल बताएगा। लेकिन जो कुछ घोटाला हुआ है, क्या उसके लिए योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी जो राम मंदिर में लोगों को ललकार ललकार के कहते थे, हमने राम मंदिर बनवाया है, पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम राम मंदिर फिर भी शिलान्यास कर रहे हैं, होता रहेगा पूरा, क्या इसके लिए लोकतंत्र की लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार है या नहीं? नीट की परीक्षा की तैयारी चल रही है, एयरफोर्स से हम नीट का एग्जाम करवा रहे हैं। 145 करोड़ की जनता है, कितने शिक्षक हैं, कितने प्रशासक हैं, कितने एमपीस हैं। आप ऐसा करते थे, लोकसभा और राज्यसभा के हर मेंबर को जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कहते कि ये जिम्मेदारी आपकी होगी यदि पेपर लीक होता है। एक बार जरा राजनेताओं के द्वारा भी तो परीक्षा का संचालन करवा लिया जाता। एयरफोर्स के माध्यम से आप पेपर भेजेंगे और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। कितनी विडंबना की बात है। मैं भी 67 वर्ष पूरे करूंगा जुलाई में। शुरू से ही मुझे न्यूज देखने का शौक रहा है। जितना घिनौना दृश्य 3 दिन पहले मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री की दुर्गति का देखा है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे थे, उन्होंने उनको किलर तक कह दिया था और वो योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी कहते रहे थे। मैं समझता हूं ऐसा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कोई नहीं आया। जो दुर्बलता, वीकनेस प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने केवल मात्र 15 मिनट की मीटिंग में, और 15 मिनट की मीटिंग में आप हिंदी में बोल रहे हैं और आप सिर्फ साथ में लेके जा रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर की आप मदद लेते हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर आप लगा नहीं सकते। 15 मिनट की मीटिंग में आपको केवल ये एशिया के संकट पर बात करनी थी, हॉर्मोज पे बात करनी थी, ईरान की भूमिका या जो हमारे शिप्स पे अटैक हुआ उसकी बात करनी थी। उसके लिए आप कागज साथ पे लेके गए थे। मित्रों, किस प्रकार की ये डेमोक्रेसी है? देश की शिक्षा कहां जा रही है? आपको यह जानकर आश्चर्य होना नहीं चाहिए। हायर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 75% वेकेंट पोजीशन है। जी हां, यदि 100 टीचर्स की कहीं आवश्यकता है तो केवल 25 टीचर हैं। 75% यदि पोस्ट वेकेंट होगी, क्या उस देश की शिक्षा में सुधार आएगा? क्या उस देश का कोई विश्वविद्यालय, टेक्निकल इंस्टीट्यूट टॉप 100-200 में आ पाएगा? जी नहीं। चिंता करनी चाहिए शिक्षा की, गरीबी की। 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, उनसे हम कोई आशा नहीं कर सकते। वो बेचारे तो जिस ये के प्रकार है, यदि मैं ये बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपनी जीविका का संचालन करते रहेंगे। बाकी जो लोग बचे हुए हैं कुछ डरे हुए बैठे हैं, और मैं समझता हूं इस देश के शिक्षक सो गए हैं, गहरी निद्रा में सो गए। जो सर्विस में हैं उनका भी कुछ बिगड़ नहीं सकता, लेकिन जो रिटायर हो गए वो कुंभकर्ण की निद्रा में क्यों सो गए हैं? क्या अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है?
क्या आपकी आत्मा ये कहती है कि राम मंदिर में जो कुछ हुआ सही हुआ, हम स्वीकार कर ले? भगवान राम को चढ़ाए गए जेवर वो सब चोरी हो गए, निकल गए। भगवान राम को चढ़ाया हुआ पैसा वो निकल गया और हम शांति से स्वीकार कर लें नहीं राम मंदिर तो बनके तैयार हो गया। ऐसे भ्रष्टाचार के नींव पर यदि राम मंदिर बनेगा, भगवान राम किसी को माफ नहीं करेंगे। उन लोगों को विशेषतः नहीं जो अपना मुंह बंद करके चुप रह के बैठे हुए हैं और जिनका काम है मुंह खोलकर समाज को प्रेरित करना, समाज को दिशा दिखाना और गलत और सही में भेद करना। यही आपसे निवेदन था। नमस्कार।